मित्र राजकुमार जी रीढ़ रोगों की चिकित्सा को भारतीय परंपराओं द्वारा प्रोत्साहित करते रहे हैं। आपकी संस्था द्वारा भारत और नेपाल में विभिन्न स्थानों पर लगभग 30 कैंप यानी चिकित्सा शिविर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर आयोजित किए गए। इन शिविरों में भारतीय चिकित्सा पद्धति द्वारा ट्रेडिशनली ट्रीटमेंट किया जाता है, जो कम से कम 3 दिन व 7 दिन के शिविर होते हैं। और इलाहाबाद कुंभ 2013 में 1 महीने का शिविर लगाया गया था। इन सारे चिकित्सा शिविरों के द्वारा हजारों देश विदेशी रोगियों को स्वास्थ्य लाभ मिला। नमस्कार, आज हम आपकी मुलाकात शाकुंतलम ट्रेडिशनल स्पाइनल केयर के चीफ एडवाइजर और मैत्री धारा मिशन के फाउंडर मित्र राजकुमार जी से करवाते हैं। नमस्कार। और हम जानना चाहते हैं कि शाकुंतलम ट्रेडिशनल स्पाइनल केयर की स्थापना कब और कैसे हुई। मानव के जीवन में कभी कभी दुखद घटनाएं भी घटती हैं जो उसके पूरे जीवन को बदल देती हैं। अगर वो निराश होकर हार जाता है तो उसका जीवन नष्ट हो जाता है, और यदि वो उनसे संघर्ष करता है तो संसार के लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीजें वो देकर जाता है। ऐसी ही घटना मेरे पूज्य माता पिताजी के साथ 1960 में घटी, जब मेरी माताजी को साइटिका नाम की बीमारी हुई। और अपनी सामर्थ्य के अनुसार मेरे पूज्य पिताजी द्वारा इसका इलाज कराया गया, लेकिन कोई विशेष लाभ उनको नहीं मिला, और वो लगभग 1.5 साल तक इस भयंकर बीमारी से तड़पती रही। लेकिन क्योंकि भारतीय समाज में पारंपरिक तरीकों से भी इन बीमारियों का इलाज होता रहा है, तो हमारे पूज्य पिताजी श्री महावीर सिंह त्यागी द्वारा इनका इलाज, माताजी का इलाज पारंपरिक विधि द्वारा ही किया गया। और तब उन्होंने 1961 में इस विद्या को जीवित रखने के लिए, क्योंकि इससे सर्जरी की भी जो हालत में रोगी पहुंच जाते हैं उनको भी बचाया जा सकता है और 100% क्योर भी किया जा सकता है, तो उन्होंने इसकी 1961 में स्थापना की, जिसके द्वारा बहुत से रोगियों को उन्होंने बचाया। 1999 तक उनका खुद के द्वारा वो इसकी सेवाएं देते रहे हजारों रोगियों के लिए। 1999 से इस विद्या को जीवित रखने के लिए मैंने और मेरी पत्नी वंदना त्यागी के द्वारा इसको आगे बढ़ाने का काम किया गया। और 2010 में हमने माताजी के नाम पर शाकुंतलम फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की। उसी के अंडर में अब ये शाकुंतलम फाउंडेशन, शाकुंतलम ट्रेडिशनल स्पाइनल केयर काम कर रहा है, और इसके जगह जगह हमने भारत और नेपाल में अब तक 30 कैंप लगाए हैं, जो कभी 3 दिन के रहे, कभी 7 दिन के रहे और कभी कभी महीने के रहे। देश विदेश के भी हमारे यहाँ पर पेशेंट अब आने लगे हैं, क्योंकि कैंपों के द्वारा जो इसका प्रचार हुआ है हमारी पद्धति का, जो नॉर्थ इंडिया में विलुप्त होने के कगार पर है। क्योंकि यहाँ के लोगों की जो फर्स्ट चॉइस है वो एलोपैथ है, और एलोपैथ में इसका प्रॉपर इलाज नहीं मिलता है। केवल एक व्यवस्था की जाती है कि आपको दर्द महसूस ना हो, वो कारण को नहीं जानते हैं और ना ही उसका निवारण करते हैं। अंत में स्थिति ऐसी पहुंच जाती है कि वो स्थिति सर्जरी तक पहुंच जाती है। तब लोग सर्जरी से बचने के लिए दूसरी पद्धतियों की ओर आते हैं, भारतीय पद्धतियों की ओर पहले नहीं आते हो, तब ट्राई करने के लिए आते हैं जब वो उनका इलाज 10 साल हो गया हो, 5 साल हो गया हो, या इससे भी ज्यादा हो गया, तो वो ट्राई करने के लिए हम लोगों के पास आते हैं। इसीलिए हमने कैंपों की शुरुआत की कि जिससे लोग सही समय पर हमारे पास आ जाएं, क्योंकि एक स्थिति ऐसी भी हो जाती है कि हमारे पास में भी उसका बहुत ज्यादा इलाज नहीं बचता, क्योंकि शरीर में बल की स्थिति ही नहीं बचती। जैसे सर्दी में हम किसी छायादार वृक्ष को उसकी टहनियां काट देते हैं जिससे हमें धूप मिलती रहे, लेकिन अनुकूल मौसम में आने पर वो फिर दोबारा से फूट जाता है।
तो सर्जरी जो है, सर्जरी इन चिकित्साओं का जो एलोपैथ में की जाती है इन बीमारियों के लिए, वो केवल उस लक्षण को दूर करते हैं, ना कि उस कारण को। क्योंकि कारण तो ये वायु रोग है जो हमारे आहार विहार से जुड़ा हुआ है, उसका तो वो ना इलाज करते हैं ना वो इलाज जानते हैं। वो तो केवल जो सिम्टम्स है उसका ट्रीटमेंट करते हैं पेन किलर के द्वारा या सर्जरी के द्वारा। तो लेकिन हमारी जो पद्धति है इसके अंदर हम उस सिम्टम्स का भी इलाज करते हैं, और जो कारण है, जो वायु रोग है जिसकी वजह से ये बीमारी हुई है, उसको भी दूर करते हैं, उसको भी दूर करते हैं उसके खान पान से, उसकी लाइफ स्टाइल से, योगिक एक्सरसाइज के द्वारा, ये सब हम उसको कराते हैं। मित्र राजकुमार जी, अब आप हमें ये बताइए कि ये साइटिका रोग क्या है और कैसे हो जाता है? आयुर्वेद में इस रोग को गृध्रसी रोग माना गया है, या इसका वर्णन मिलता है, और ये करीब 5000 साल से इसका वर्णन आयुर्वेद में है। गृध्रसी का मतलब है गिद्ध जैसी चाल का हो जाना, यानी कि उठक बैठक करके ऐसे चलना, तिरछा बिरछा होकर चलना, क्योंकि एक पूरे पैर में इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक भयंकर दर्द हो जाता है। और ये नर्व का पेन है। जो साइटिक नर्व है ये हमारी बॉडी के अंदर सबसे लंबी नर्व है, सबसे बड़ी है, और जो हमारी स्पाइन है उसकी जो अंतिम वर्टिब्रा है, L5 L4 बोलते हैं, वहां से ये नर्व निकलती है जो हमारे पैर के उंगलियों तक जाती है। तो वहां से इस पे दबाव पड़ता है, क्योंकि वायु रोग है ये, वैसे वायु रोग है, और हमारे खान पान से और लाइफ स्टाइल से सीधा सीधा इसका संबंध है। इसको हम माँ के पेट से लेकर नहीं आते जनरली, ये हमारे खाने की स्टाइल और सोने की स्टाइल, बैठने की स्टाइल, काम करने की स्टाइल, जीवन शैली से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। जैसे आजकल की जो नई जनरेशन है, खासतौर से लड़कियों की, वो हाई हील की जो चप्पलें हैं, जूते पहनते हैं, फुटवियर पहनते हैं, उनसे उनका पोस्चर जो है वो गड़बड़ा जाता है। तो महिलाओं में और लड़कियों में खासतौर से ऐसा देखा गया है कि उस पोस्चर की वजह से साइटिक नर्व कंप्रेस होती है। तो ये लाइफ स्टाइल का सीधा सीधा जुड़ा हो गया। और दूसरा ये है कि जो हम खाना खाते हैं उसको ठीक तरह से ना पच पाना, उसका पाचन ठीक से नहीं होता है तो वायु बनती है, और वायु जो है किसी भी अंग को सुखा सकती है। ये सबसे त्रिदोष में सबसे बलवान है। वायु का गुण जो है वो सुखाने का है। और खासतौर से जो लड़कियां हैं वो अपने फिगर को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित होती हैं, और वो घी नहीं खाती हैं, दूध नहीं पीती हैं, और जो छाछ होती है, जो मट्ठा होता है, जो अमृत तक्र बोला गया है आयुर्वेद में, उसको तक्र कहा गया है, और जो अमृत के समान माना गया है, इन सब चीज़ों को आजकल की पीढ़ी यूज़ करना बंद कर देती है। फास्ट फूड खाएंगे, बाहर का खाएंगे, ना टाइम पे सोएंगे, ना टाइम पे उठेंगे, नींद भी हमारी रुक जाएगी। और आजकल मैंने ये देखा है कि जो तथाकथित हमारे मॉडर्न स्कूल हैं, इन्होंने जो हमारे प्राकृतिक वेग हैं जिनको रोकना ही नहीं चाहिए, जैसे छींक आनी है उसको नहीं रोकना चाहिए। अगर छींक रोकेंगे तो उससे एक भयंकर बीमारी, हमारे सिर दर्द होता है, माइग्रेन हो सकता है, जुकाम हो सकता है, साइनस हो सकता है। और नींद है, अगर हम जम्भाई आती है, जब हम नींद को रोकते हैं तो जम्भाई आती है, तो उससे भी वायु बढ़ती है। लेकिन हम कहीं बैठे हुए होते हैं तो मुंह पे हाथ रखते हैं, पूरी ऑक्सीजन बॉडी के अंदर हम जाने ही नहीं देते थे। और जहाँ स्कूलों में बच्चों को ये कह रहे, बच्चे अगर पूछते हैं टीचर से कि सर हमें टॉयलेट जाना है, तो टीचर्स कहती है कंट्रोल योर बॉडी फंक्शंस। इस तरह के हैं जो वायु को रिलीज करने का है, जो वायु रिलीज करते हैं, उस पर भी बहुत ज़्यादा वो मतलब ऐसे जैसे कोई अपराध हो गया हो, इस तरह की साइंस लोगों ने बनाई हुई है। अगर हम अपने बॉडी फंक्शंस जो हमारे प्राकृतिक वेग हैं, नेचुरल फोर्स से जो आने हैं, उनको रोकते हैं, तो हम अपने शरीर के साथ ही अपने आप से दुश्मनी कर रहे होते हैं। चाहे वो ये मान के कि हम अनसोशल हो गए, मॉडर्न नहीं रहे, लेकिन वो हम अपने आप से दुश्मनी कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके रोकने से ज़्यादा देर हम अपने टॉयलेट रोकें, यूरिन को रोकें या नींद को रोकें, इससे हमारा जो त्रिदोष का सिद्धांत है वात पित्त कफ का, वो गड़बड़ा जाता है, समावस्था से बिगड़ जाता है, और हम और ज़्यादा बीमारियों को पाल लेते हैं। तो ये साइटिका जो रोग है ये वायु रोग है, और बिल्कुल ही टोटली वायु रोग है। तो इसका कारण जो है वो वायु रोग है। अगर इसको हम सम अवस्था में ले आए
जो मल का अवरोध हुआ है, स्रोतों का जो अवरोध हुआ है, क्योंकि प्रत्येक सेल तक, बॉडी में करोड़ों सेल्स हैं हमारे, उस सेल तक एक सिस्टम है जो उसके लिए भोजन लेके जाता है, और जब भोजन पच जाता है तो वहाँ जो वेस्टेज होती है उसको लेकर आता है। उस सिस्टम में जो अवरोध उत्पन्न हो जाता है तब हम बीमार होते हैं। और वायु रोग में यही सबसे प्रबल है, क्योंकि पित्त और कफ जो है ये निर्जीव है, इन सबको भी मूवमेंट कराने का काम वायु ही करती है। तो वायु सबसे प्रबल है, जो 80 रोगों के लिए है। साइटिका भी उन्हीं एक रोगों में से है। तो मित्र राजकुमार जी, शाकुंतलम ट्रेडिशनल स्पाइनल केयर में इसकी चिकित्सा कैसे की जाती है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। हमारे यहाँ पर जो नए रोगी हैं वो नहीं आते हैं। हमारे यहाँ पर ऐसे रोगी आते हैं जो इसका 10 साल से इलाज चल रहा है, 5 साल से चल रहा है, और 1 साल से पहले तो कोई आता ही नहीं है। तो वो सब अपनी डायग्नोज करा कर आते हैं, जो मॉडर्न डायग्नोज हैं जैसे MRI वगैरह सब करा के आते हैं। हमारे यहाँ पर 30 वर्ष के अनुभवी डॉक्टर्स हैं हमारी टीम में, वो सब उसको जो डायग्नोज की रिपोर्ट आती है उनको देखते हैं, और अगर वो ज़रूरी समझते हैं तो कुछ नया डायग्नोज भी करा सकते हैं। जैसे MRI काफ़ी अगर पुरानी हो गई हो तो उसके लिए भी वो दोबारा से MRI वगैरह करा लेते हैं। और इन सब के करने के बाद में हम इस पोजीशन में पहुंच जाते हैं कि हमारी जो हड्डी है उसको कितना नुकसान पहुंचा है, या नर्व को, जो साइटिक नर्व है उसको कितना नुकसान पहुंचा है, और कितना दिन इसमें लगेगा, जो हम मान कर सकते हैं। तो इसमें जो मैनेजमेंट होता है वो डाइट का होता है, जो बेसिकली सबसे ज़रूरी है कि हमारी किस तरह की डाइट हो जो हम वायु को कंट्रोल कर पाएँ। सबसे फोकस जो होता है वो वायु का इम्बैलेंस है, तो उसका जो कारण है उसके निवारण पर हम ध्यान देते हैं। और जो स्रोत अवरोध हुआ है उसका, जो वहाँ तक नहीं भोजन पहुँच रहा है, प्रॉपर पच नहीं रहा है, और उसको हड्डी को रिपेयर नहीं मिल रही है, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो स्रोत अवरोध का कम होगा तो प्रॉपर उसको भोजन मिलेगा, प्रॉपर उसकी केयर होगी हड्डी की, तो उस गुजरता है। ये तो हुआ भोजन से संबंधित। दूसरा होता है कुछ एक्सटर्नल जो थेरेपीज होती हैं हमारी, जो वहीं पर काम करती हैं जहाँ पे उसको नुकसान पहुँचा है, जैसे L5, L4, वहाँ पे ऑयल्स होते हैं हमारे अपने द्वारा ही तैयार कराए गए, डॉक्टर्स के सुपरविजन में तैयार कराए गए, उनसे वहाँ पे ही उसको फोकस किया जाता है और हड्डी को रिपेयर करने की कोशिश की जाती है। और तीसरा होता है कि जो हमारे मेडिकेटेड घी भी बनाते हैं, घी होते हैं, तो उनको भी खाने के लिए दिया जाता है। इन सब के अनुसार फिर थोड़े दिन बाद तक हम शुरू में ये करते हैं कि जब तक पेन खत्म ना हो या उसको बर्दाश्त करने की पोजीशन में रोगी नहीं आता, तब तक हम जो उसकी पिछली दवाइयाँ चल रही होती हैं, जो पेन किलर चल रहे होते हैं, उनको भी हम मना नहीं करते। वो हम रोगी पे ही छोड़ देते हैं कि वो उनको तब तक अपने आप लेता रहे, तब तक उसको वो बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं आ जाता, उस पोजीशन तक। और ये पोजीशन ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन में आ जाती है जब पूरा ट्रीटमेंट चलता है। उसके बाद में हम उसकी पूरी जो और पेन किलर हुई या और दवाइयाँ चलती हुई होती हैं, कम से कम इसके लिए जो दर्द है साइटिका का, उसके लिए जो चलती हुई होती हैं वो बंद करा देते हैं। लेकिन अगर उसकी कोई ब्लड प्रेशर या शुगर की दवाई चल रही होती है, उसको हम बंद नहीं कराते, क्योंकि उसका हम ट्रीटमेंट कर ही नहीं रहे होते उस टाइम। तो इसकी जो दवाइयाँ हैं फिर यहीं से दवाइयाँ भी चलती हैं, थेरेपी भी चलती हैं, और जो मल अवरोध हुआ है या स्रोत अवरोध हुआ है उसको दूर करते हैं। धीरे धीरे 3 महीने के अंदर अगर वो कंटिन्यूअसली ट्रीटमेंट वो चाहता है, 3 महीने के अंदर उसका जो है 90% तक हम उसको रिलीफ दे देते हैं। उसके बाद में अगर उसको ज़रूरत हो, वो समझता हो, तो वो आगे कंटिन्यू कर सकता है, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं होती। पूरी तरह से उसको डाइट समझा दी जाती है, लाइफ स्टाइल समझा दी जाती है, और जो योगिक एक्सरसाइज है यानी कि जो योग के आसन है, इसको दूर करने के लिए वो भी उसको बता दिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, इतना ट्रीटमेंट करने के बाद में पेशेंट जो है पेन फ्री लाइफ जी सकता है, लेकिन इसके लिए यहाँ से शुरू रोल होता है, एक दूसरा रोल शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं मैत्री। और मैत्री भी किसी और से करने की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं से मैत्री करनी होती है, अपने आप से।
क्योंकि अक्सर हमने देखा है, अक्सर जो लोगों की शिकायत होती है ये होती है कि मैंने वहाँ भी ट्रीटमेंट कराया, इधर भी ट्रीटमेंट कराया, वहाँ भी कराया और मुझे कुछ आराम नहीं मिला। जिस दौरान मेरा इलाज चलता रहा उस दौरान मुझे आराम रहा और जैसे ही मैंने छोड़ा उसके बाद में फिर मुझे फिर दोबारा से बीमारी हो गई। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि मुझे फिर दोबारा से वो बीमारी हो गई, तब मैंने ट्रीटमेंट बंद किया और मुझे दोबारा से बीमारी हो गई। तो इसके बारे में जो मेरा अपना रिसर्च रही है अब तक की, जो मैंने देखा है, उनको ये देखा है कि जो डॉक्टर्स के द्वारा उनको लाइफ स्टाइल बताई गई है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या अब आपको नुकसान देगा, कैसा आपको व्यवहार रखना है और किस तरह के योगासन करते रहना है, वो करते नहीं है घर जाने के बाद। जबकि उनको स्पष्ट रूप से बता दिया जाता है कि ये आपके ही हित में है, किसी दूसरे के हित में बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ आप ही के और अपने हित में है कि ये तो आपको जीवन पर्यंत रखने ही पड़ेंगे। जैसे उनको बता दिया जाता है कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है और ये एक्सरसाइज करनी है और ये परहेज करने हैं, तो ये सब बता दिया जाता है। क्योंकि ये बीमारियां हम माँ के पेट से तो लेकर आते नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बताया था, ये हमारी लाइफ स्टाइल की जुड़ी हुई बीमारियां हैं। अगर हमने पुराने ही लाइफ स्टाइल को फिर दोबारा अपना लिया तो निश्चित रूप से आप बीमार होंगे। इसके लिए स्वयं को ही दोष है, दूसरे का दोष नहीं है, उस डॉक्टर का दोष नहीं है जहाँ पे आपने ट्रीटमेंट कराया। हमारे ट्रीटमेंट के पूरा होने के 6 महीने तक अगर कोई बीमार होता है तो हम नहीं कि हमारा दोष रहा है, लेकिन अगर 6 महीने के बाद में वो उसी लाइफ स्टाइल को अपना लेता है, बीमार होता है, तो ये उसी ही का दोष है, यानी कि उसने अपने आप से दुश्मनी निभाई है, मैत्री नहीं निभाई। इलाज के बाद या इलाज के दौरान भी मैंने लोगों को देखा है कि वो शिकायत करते हैं यहाँ कि नहीं हमें आराम नहीं मिला, लेकिन जब हम उनकी तह तक पहुँचते हैं तो उसमें हमने देखा कि उन्होंने तंबाकू, जो सबसे ज़्यादा हमारे नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुँचाता है, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाला है तंबाकू है, सिगरेट है, स्मोकिंग जो करते हैं किसी भी रूप में, और शराब भी, उस शराब पे तो लिखा ही हुआ होता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसके लिए भी पूछते हैं कि मैं कभी कभी तो पी सकता हूँ। मैं उसे कहता हूँ भाई अगर तुम्हें मरना ही है तो मेरे से क्यों पूछते हो ये सवाल, तो उस पर तो लिखा हुआ है बोतल पे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस काम को भी करते हैं और फिर चाहते ये हैं कि उनके स्वास्थ्य की गारंटी मैं दे दूँ, या शाकुंतलम ट्रेडिशनल स्पाइनल केयर या उसके डॉक्टर्स या उसकी टीम उनके स्वास्थ्य की गारंटी दे दे और अपने आप से वो दुश्मनी खुद निभा रहे होते हैं। जो टेंशन ऐसी पालते हैं जिसका समाधान उनके पास होता ही नहीं, जितनी उनकी सामर्थ्य होती है उतना तो वो करना नहीं चाहते या उसके सामर्थ्य को नहीं चाहते, ईश्वर बनने की कोशिश करते हैं कि सारे संसार को हम चलाएंगे, इतनी टेंशन पाल लेते हैं। तो अक्सर अपना टेम्पर को बढ़ाए रखना, टेम्परेचर को बढ़ाए रखना, बीपी को बढ़ाए रखना, जानबूझ के अपने आप से दुश्मनी करना, फिर ब्लेम करना दूसरे पर कि जी आपसे मुझे तो आराम नहीं मिला, ये हम लोगों को समझाते भी हैं और इससे काफ़ी लाभ भी हुआ है लोगों को अगर उस लाइफ स्टाइल को वो अपना लेते हैं। तो एक तरीके से आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि जैसे किसी ने ड्राइविंग पूरी सीख ली हो, लाइसेंस उसको मिल गया हो, गाड़ी की भी ग्रीसिंग हो गई हो और अब ड्राइविंग उसके हाथ में है कि उसको कितने लंबे टाइम तक स्वस्थ रहना है, अपनी बॉडी की केयर तो उसको करनी ही पड़ेगी। अब वो उन सब चीज़ों से अवेयर है जो चीज़ें उसको नुकसान देती। इतना शाकुंतलम ट्रेडिशनल स्पाइनल हर कैंप में भी करता है और अपने आने वाले हर पेशेंट के साथ करता है और जो उसको पूर्णतः पालन करते हैं उनको 100% रिजल्ट मिलते हैं, 101% रिजल्ट। और यदि वो ये चाहें कि नहीं रिजल्ट की गारंटी हम दें और वो अपने आप से दुश्मनी झुकी तू रखें तो वहाँ हम उनसे हाथ जोड़ लेते हैं कि जी हमें आपका इलाज नहीं करना। ऐसे भी अक्सर आते हैं, वो आधा इलाज कहते हैं कि जी ये मैं नहीं करूँगा, ये मैं करूँगा, यानी कि वो सरेंडर ही नहीं करते पूरा। जबकि जहाँ पर भी आप इलाज के लिए जा रहे हैं उस पर आपको पूरा फेथ करना ही पड़ेगा, वहाँ आपकी चॉइस नहीं चलेगी कि मैं ये करूँगा और ये नहीं करूँगा। अगर आप 100% फेथ करते हैं और अपना डॉक्टर्स को पूरी लिबर्टी मिलती है तो ही वो आपको रिजल्ट ही देते हैं। और यदि आप ये चाहें नहीं मर्जी मेरी और रिजल्ट सामने वाले से मिल जाए तो ये तो संभव नहीं है। तो देखा आपने कैसे शाकुंतलम ट्रेडिशनल स्पाइनल केयर में इतनी सफल चिकित्सा शाइटिका जैसे गंभीर रोग के लिए है। जो भी इस रोग से पीड़ित हैं वे सभी एक बार शाकुंतलम ट्रेडिशनल स्पाइनल केयर के चिकित्सकों से सलाह लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के अपना सफल इलाज कराएं। दिल्ली में हमारा पता है
RZ69, सैयद गांव, पश्चिम बिहार, नई दिल्ली 87। हमारी वेबसाइट है www.sciaticaspinalcare.com। सभी को शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।